अध्याय 26। वानर मानव का निधन। अगली सुबह वे टार्जन के केबिन की ओर छोटी यात्रा पर निकल पड़े। 4 वजीरी मृत अंग्रेज के शव को ले जा रहे थे। ये बंदर आदमी का सुझाव था कि क्लेटन को जंगल के किनारे पूर्व लॉर्ड ग्रास्टोक के बगल में उस केबिन के सामने दफनाया जाए जिसे बूढ़े आदमी ने बनाया था। जेन पोर्टर को खुशी थी कि ऐसा ही हुआ, और वह अपने हृदय में इस अद्भुत व्यक्ति के चरित्र की अद्भुत उत्कृष्टता पर आश्चर्यचकित थी, जो कि यद्यपि क्रूर लोगों के बीच और क्रूर लोगों द्वारा पाला गया था, फिर भी उसमें वह सच्ची शिष्टता और कोमलता थी जो केवल उच्चतम सभ्यता के परिष्कार के साथ ही जुड़ी होती है। वे टार्जन के समुद्र तट से 5 मील की दूरी पर थे, जिसमें से वे 3 मील आगे बढ़ चुके थे, जब आगे चल रहे वजीरी अचानक रुक गए और समुद्र तट पर उनके पास आ रहे एक अजीब से व्यक्ति की ओर आश्चर्य से इशारा किया। यह एक चमकदार रेशमी टोपी वाला आदमी था, जो सिर झुकाए धीरे धीरे चल रहा था और अपने लंबे काले कोट की पूंछ के नीचे अपने हाथों को पीछे की ओर बांधे हुए था। उसे देखते ही जेन पोर्टर ने आश्चर्य और खुशी से एक हल्की चीख निकाली और जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ सुनकर बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और जब उसने देखा कि उसके सामने कौन है तो वह भी राहत और खुशी में चिल्ला उठा। जब प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में लिया तो उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे और कई मिनट तक वह खुद को नियंत्रित कर सका और बोल सका। जब एक क्षण बाद उसने टार्जन को पहचाना तो उसे यह यकीन दिला पाना मुश्किल था कि उसके दुख ने उसके दिमाग को असंतुलित नहीं कर दिया है, क्योंकि पार्टी के अन्य सदस्यों की तरह उसे भी पूरी तरह से यकीन हो गया था कि बंदर आदमी मर चुका है, लेकिन जेन के वन देवता की सजीव उपस्थिति के साथ इस विश्वास को जोड़ना एक समस्या थी। क्लेटन की मौत की खबर सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत दुखी हुआ। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने कहा। महाशय थुरन ने हमें आश्वासन दिया कि क्लेटन का निधन कई दिन पहले हो गया था। थुरान तुम्हारे साथ है? टार्जन ने पूछा। हाँ, हाल ही में उसने हमें ढूंढा और हमें तुम्हारे केबिन तक ले गया। हम उसके उत्तर में थोड़ी दूरी पर डेरा डाले हुए थे। भगवान मुझे आशीर्वाद दें, लेकिन वह तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होगा। और आश्चर्य हुआ, टार्जन ने टिप्पणी की। कुछ ही देर बाद वह अजीबोगरीब समूह उस खाली जगह पर आ गया जहां बंदर आदमी का केबिन था। ये लोगों से भरा हुआ था और वहां आने जाने वाले लोग थे, और सबसे पहले टार्जन ने डी अर्नोट को देखा। पॉल, वह चिल्लाया, समझदारी के नाम पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह हम सब पागल हैं। हालांकि इसे जल्दी से समझा दिया गया, जैसा कि कई अन्य अजीबोगरीब बातों के साथ हुआ था। डी अर्नोट का जहाज गश्ती ड्यूटी पर तट के किनारे घूम रहा था, जब लेफ्टिनेंट के सुझाव पर उन्होंने केबिन और जंगल को फिर से देखने के लिए छोटे से लैंडलॉक बंदरगाह से दूर लंगर डाला था, जिसमें कई अधिकारियों और पुरुषों ने 2 साल पहले रोमांचक कारनामों में हिस्सा लिया था। उतरने पर उन्हें लॉर्ड टेनिंगटन की पार्टी मिली थी, और अगली सुबह उन सभी को जहाज पर ले जाने और उन्हें सभ्यता में वापस ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी। हेज़ल स्ट्रॉन्ग और उसकी माँ एस्मेरिल्डा और मी सैमुअल टी फिलिंडा जेन पोर्टर की सुरक्षित वापसी पर खुशी से झूम उठे। उनका बच निकलना उन्हें चमत्कार से कम नहीं लगा, और इस बात पर आम सहमति थी कि यह काम वानरों के टार्जन के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने असहज वानरों को तब तक प्रशंसा और ध्यान से भर दिया जब तक कि वह खुद को वानरों के रंगभूमि में वापस जाने की इच्छा नहीं करने लगा। सभी लोग उसकी क्रूर वजीरी में रुचि रखते थे, और काले लोगों को अपने राजा के इन मित्रों से अनेक उपहार प्राप्त हुए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह तट से 1 मील दूर लंगर डाले खड़ी बड़ी डोंगी पर सवार होकर उनसे दूर जा सकता है, तो वे बहुत दुखी हुए। अभी तक नए लोगों ने लॉर्ड टेनिंगटन और मॉन्सियर थुरन को नहीं देखा था। वे सुबह सुबह ताज़ा मांस लेने के लिए बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। जेन पोर्टर ने टार्जन से कहा, यह आदमी, जिसका नाम तुम कहते हो कि रोकोफ है, तुम्हें देखकर कितना आश्चर्यचकित होगा। उसका आश्चर्य थोड़े समय के लिए ही रहेगा, बंदर आदमी ने गंभीरता से उत्तर दिया, और उसके स्वर में यही बात थी जिसने उसे चिंता में उसके चेहरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उसने जो कुछ पढ़ा, उससे जाहिर तौर पर उसके डर की पुष्टि हुई, क्योंकि उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा
और उससे विनती की कि वह रूसी को फ्रांस के कानूनों के अधीन छोड़ दे। जंगल के बीचों बीच, प्यारे, उसने कहा, तुम्हारे पास अपने बल के अलावा कोई और अधिकार या न्याय नहीं है, इसलिए तुम इस आदमी को वह सजा देने के लिए हकदार हो जिसके वह हकदार है, लेकिन सभ्य सरकार की मजबूत भुजाओं के साथ उसे अभी मारना हत्या होगी। यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों को भी तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए झुकना पड़ेगा, या अगर तुमने विरोध किया तो हम सभी फिर से दुख और नाखुशी में डूब जाएंगे। मैं तुम्हें फिर से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे टार्ज़न। मुझसे वादा करो कि तुम उसे कैप्टन डुफ्रेन को सौंप दोगे और कानून को अपना काम करने दोगे। ये जानवर हमारी खुशी को जोखिम में डालने के लायक नहीं है। उसने उसकी अपील की बुद्धिमत्ता को देखा और वादा किया। आधे घंटे बाद रोकोफ और टेनिंगटन जंगल से बाहर निकले। वे साथ साथ चल रहे थे। टेनिंगटन ने सबसे पहले शिविर में अजनबियों की उपस्थिति को नोटिस किया। उसने काले योद्धाओं को क्रूजर के नाविकों के साथ झगड़ा करते देखा और फिर उसने एक दुबले पतले भूरे विशालकाय व्यक्ति को लेफ्टिनेंट डी अर्नोट और कैप्टन डुफ्रेन के साथ बात करते देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है, टेनिंगटन ने रोकोफ से पूछा, और जब रूसी ने अपनी नजरें उठाईं और उस वानर आदमी से मिली जो उस पर पूरी तरह से बैठा था, तो वह लड़खड़ा गया और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सप्रिस्टी, वह चिल्लाया, और इससे पहले कि टेनिंगटन को समझ में आता कि वो क्या कहना चाहता है, उसने अपनी बंदूक कंधे पर रख ली और टार्ज़न पर निशाना साधते हुए ट्रिगर खींच दिया। लेकिन अंग्रेज उसके करीब था, इतना करीब कि हथौड़ा कारतूस पर गिरने से एक सेकंड पहले ही उसका हाथ समतल बैरल तक पहुंच गया और टार्ज़न के दिल पर निशाना लगाने वाली गोली उसके सिर के ऊपर से बिना किसी नुकसान के घूम गई। इससे पहले कि रूसी फिर से गोली चला पाता, बंदर आदमी उस पर टूट पड़ा और उसने बंदूक उसके हाथ से छीन ली। गोली की आवाज़ सुनकर कैप्टन डुफ्रेन, लेफ्टिनेंट डी अर्नोट और एक दर्जन नाविक दौड़े चले आए और अब टार्ज़न ने बिना कुछ कहे रूसी को उनके हवाले कर दिया। रोकोफ के आने से पहले उसने फ्रांसीसी कमांडर को मामला समझा दिया था और अधिकारी ने तुरंत रूसी को बेड़ियों में जकड़ने और उसे क्रूज़र पर ही सीमित रखने का आदेश दिया। इससे पहले कि गार्ड कैदी को उस छोटी नाव में ले जाता जो उसे अस्थायी जेल ले जाने वाली थी, टार्ज़न ने उसकी तलाशी लेने की अनुमति मांगी और उसे खुशी हुई कि उसके शरीर में चोरी किए गए कागजात छिपे हुए थे। शॉर्ट ने जेन पोर्टर और अन्य लोगों को केबिन से बाहर निकाल दिया था और उत्साह के शांत होने के एक पल बाद उसने आश्चर्यचकित लॉर्ड टेनिंगटन का अभिवादन किया। टार्ज़न ने रोकोफ से कागजात लेने के बाद उनसे मुलाकात की और जैसे ही वह पास आया, जेन पोर्टर ने उसे टेनिंगटन से मिलवाया। जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, मेरे स्वामी, उसने कहा। अंग्रेज ने विनम्र दिखने के अपने अथक प्रयासों के बावजूद आश्चर्य व्यक्त किया और लॉर्ड टेनिंगटन को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे सभी पागल नहीं थे, उसे स्वयं, जेन पोर्टर और लेफ्टिनेंट डी अर्नोट द्वारा बताई गई बंदर आदमी की अजीब कहानी को कई बार दोहराना पड़ा। सूर्यास्त के समय उन्होंने विलियम सेसिल क्लेटन को उसके चाचा और उसकी चाची, पूर्व लॉर्ड और लेडी ग्रास्टोक की जंगल की कब्रों के बगल में दफना दिया। और यह टार्ज़न के अनुरोध पर था कि एक बहादुर आदमी, जिसने बहादुरी से अपनी मृत्यु का सामना किया, के अंतिम विश्राम स्थल पर 3 गोलियां चलाई गईं। प्रोफेसर पोर्टर, जिन्हें अपने युवा दिनों में पादरी नियुक्त किया गया था, ने मृतकों के लिए साधारण सेवाएं संचालित कीं। कब्र के पास सिर झुकाए, शोक मनाने वालों का एक अजीब समूह खड़ा था, जिसे सूरज कभी नहीं देख पाता था। इसमें फ्रांसीसी अधिकारी और नाविक, 2 अंग्रेज सरदार, अमेरिकी और दर्जनों जंगली अफ्रीकी बहादुर शामिल थे। अंतिम संस्कार के बाद टार्ज़न ने कैप्टन डुफ्रेन से अनुरोध किया कि वह जहाज की यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें, जबकि वह अपना सामान लाने के लिए कुछ मील अंदर चला गया और अधिकारी ने खुशी खुशी यह अनुग्रह प्रदान कर दिया। अगली दोपहर देर से टार्ज़न और उसके वजीरी सामान का पहला भार लेकर लौटे और जब समूह ने कुंवारी सोने की प्राचीन सिल्लियां देखीं, तो उन्होंने बंदर आदमी पर हजारों सवाल दागे, लेकिन वह उनकी अपीलों पर मुस्कुराता हुआ अड़ियल था। उसने उन्हें अपने विशाल खजाने के स्रोत के बारे में जरा भी सुराग देने से इनकार कर दिया। मैंने जो कुछ भी साथ लाया था, उसके बदले में मैंने 1000 छोड़ दिए हैं, और जब ये खर्च हो जाएंगे
तो मैं और भी लेने के लिए वापस आना चाहूँगा। अगले दिन वह अपने बचे हुए पिंडों के साथ शिविर में वापस आया और जब उन्हें क्रूज़र पर रखा गया तो कैप्टन डुफ्रेन ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एज़टेक के खजाने वाले शहरों से लौट रहे पुराने ज़माने के स्पेनिश गैलियन का कमांडर हो। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि किस क्षण मेरा दल मेरा गला काट देगा और जहाज़ पर कब्जा कर लेगा। अगली सुबह जब वे जहाज़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, टार्ज़न ने जेन पोर्टर को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जंगली जानवरों में भावना नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उस घर में शादी करना चाहूँगा जहाँ मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ और पिता की कब्रों के पास, और जंगली जंगल से घिरा हुआ जो हमेशा से मेरा घर रहा है। क्या ये बिल्कुल नियमित होगा, प्रिय? उसने पूछा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे कोई और जगह नहीं पता होती जहाँ मैं अपने वन देवता से उसके आदिम जंगल की छाया में विवाह करना पसंद करती। और जब उन्होंने दूसरों को इसके बारे में बताया तो उन्हें भरोसा हो गया कि यह बिल्कुल नियमित होगा और एक उल्लेखनीय रोमांस का सबसे शानदार समापन होगा। इसलिए पूरा दल छोटे से केबिन में और दरवाजे के पास इकट्ठा हुआ ताकि वह दूसरा समारोह देख सके जिसे प्रोफेसर पोर्टर 3 दिनों के भीतर संपन्न करने वाले थे। डी अर्नोट को बेस्टमैन और हेजल स्ट्रॉन्ग को ब्राइड्समेड बनना था, जब तक कि टेनिंगटन ने अपने एक और अद्भुत विचार से सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ नहीं दी। अगर श्रीमती स्ट्रांग सहमत हैं, उन्होंने दुल्हन की सहेली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हेजल और मुझे लगता है कि इसे दोहरी शादी बनाना शानदार होगा। अगले दिन वे रवाना हुए और जब जहाज धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ा तो एक लंबा सफ़ेद फलालन में बेदाग आदमी और एक सुंदर लड़की उसकी रेलिंग के सहारे झुककर पीछे हटती तटरेखा को देख रहे थे, जिस पर वजी के 20 नग्न काले योद्धा नाच रहे थे, अपने बर्बर सिरों के ऊपर युद्ध के भालों को लहरा रहे थे और अपने विदा होते राजा को अलविदा कह रहे थे। मुझे ये सोचकर भी नफरत होगी कि मैं जंगल को आखिरी बार देख रहा हूँ, प्रिय, उसने कहा। अगर मुझे यह न पता होता कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए खुशियों की एक नई दुनिया में जा रहा हूँ। और झुककर वानरों के टार्ज़न ने अपनी साथी के होठों को चूमा। बुक 3 लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।